नमस्कार स्टूडेंट्स, मैं विनय खंडेलवाल, असिस्टेंट प्रोफेसर सोशियोलॉजी, गवर्नमेंट पीजी कॉलेज देवली के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल सीसीई राज जीसी देवली क्लास में आप सभी लोगों का पुनः स्वागत करता हूं। आज का जो हमारा टॉपिक है उसका संबंध बीए पार्ट सेकंड में जो हमारी पुस्तक चलती है इंडियन सोशल प्रॉब्लम, भारतीय सामाजिक समस्या, उन्हीं समस्याओं में जो वर्तमान डिजिटल युग में जो हमारे सम्मुख समस्या खड़ी हुई है साइबर अपराध की, जो एक नवीनतम समस्या कह सकते हैं भारतीय समाज के संदर्भ में, तो यह क्या है और सरकार को क्या इसके लिए कदम उठाने चाहिए और किस प्रकार इससे निपटा जा सकता है भविष्य में, इस संदर्भ में हम चर्चा करेंगे। अपराध क्या है? सामान्यतः हम सभी इस शब्दावली से परिचित हैं कि क्राइम क्या है। हम सभी लोग इस शब्दावली से परिचित हैं। साइबर अपराध को हम अपराध की एक नवीनतम तकनीक कह सकते हैं, जिसका इतिहास हम कोई भी क्राइम उठा के देखेंगे तो हमें कहीं ना कहीं उसकी हिस्ट्री हमें मालूम होगी। पर यदि हम साइबर अपराध की बात करें तो भारत ही नहीं, वैश्विक संदर्भ में भी यदि हम इसकी चर्चा करें तो इसका इतिहास अधिक प्राचीन नहीं है। अर्थात यह एक नवीनतम, एक न्यूएस्ट कॉन्सेप्ट हमारे सम्मुख है। हम जितनी तेज गति से डिजिटल दुनिया की तरफ बढ़ रहे हैं, ठीक उतनी ही तेजी से साइबर अपराध की संख्या में भी वृद्धि हुई है। इसमें हमें किसी भी प्रकार का शक नहीं है। जिस गति से मनुष्य के इंटरनेट पर निर्भरता बढ़ी है, साइबर अपराध की अवधारणा भी विकसित हुई है। वर्तमान में सोशल नेटवर्किंग साइट, ऑनलाइन शॉपिंग, डेटा स्टोर, ऑनलाइन स्टडी, ऑनलाइन जॉब, आप सभी लोग इन शब्दावलियों से परिचित हैं। ऑनलाइन बैंकिंग इत्यादि क्षेत्रों में इंटरनेट का प्रयोग बेहताशा ढंग से बढ़ रहा है तथा इनका सुरक्षित उपयोग कैसे किया जाए, इसके प्रति लोगों में जानकारी का अभाव दिखता है। इसके साथ ही सोशल नेटवर्किंग के जो सर्वर्स हैं वो विदेश में हैं, अधिकांश सर्वर है। इससे भारत में साइबर अपराध घटित होने की स्थिति में इनके जड़ तक पहुंच पाना बहुत कठिन साबित होता है। इस अध्याय जो हमारा चैप्टर है, यदि हम इसका ऑब्जेक्टिव जाने कि हम क्यों पढ़ रहे हैं इसको, तो इसका जो ऑब्जेक्टिव है वह है साइबर अपराध के तरीके, उनके बचाव के उपाय और सरकार के द्वारा किए गए प्रावधानों पर विमर्श किया जाए। एक प्रकार से एक बौद्धिक विमर्श किया जाए कि आखिरकार साइबर अपराध क्या है। तो हमें यह अब तक यह तो समझ आ गया कि एक नवीनतम अपराध है जिसका संबंध इंटरनेट और डिजिटल क्रांति से है, और यह किस किस स्वरूपों में हो सकती है इसकी भी हमने एक संक्षिप्त चर्चा अभी तक की। अब हम चर्चा करते हैं साइबर अपराध है क्या। यदि इसको पारिभाषिक शब्दों में इसकी विवेचना की जाए तो साइबर अपराध वह अपराध है जिसमें कंप्यूटर तथा उससे जुड़े नेटवर्क का उपयोग किया जाता है, आजकल मोबाइल का भी, और यह अपराध इंटरनेट के माध्यम से किया जाता है, क्योंकि इंटरनेट के माध्यम से ही साइबर अपराध को करने में मदद मिलेगी, वही उसके लिए एक प्रकार का मोटिवेटर है। और वर्तमान में मोबाइल फ़ोन, जैसा मैंने आपको बताया, ये भी साइबर क्राइम का एक महत्वपूर्ण स्रोत है। उसकी वजह यह है कि मोबाइल में ही आजकल हम देखें, एंड्रॉयड आने के उपरांत जो सबसे ज़्यादा इंटरनेट चलाया जाता है वो मोबाइल के माध्यम से चलाया जाता है। अन्य शब्दों में साइबर अपराध वह आपराधिक कृत्य है जो कंप्यूटर एवं इंटरनेट के माध्यम से किया जाता है। इस प्रकार के अपराध में संगीत फिल्मों की चोरी, ऑनलाइन बैंकिंग के द्वारा लोगों के बैंक खातों में गड़बड़ी, डुप्लीकेट वेबसाइट बनाना, नेट हैक करना, कंपनियों के व्यापारिक आंकड़े जुटाना, साइबर फिशिंग, साइबर स्टॉकिंग और पीडोफिलिया आदि चीज़ें आती हैं। अब इसमें 3 शब्द हैं जो मुझे लगता है आप लोगों के लिए नवीन होंगे। एक तो साइबर फिशिंग, साइबर स्टॉकिंग और पीडोफिलिया। तो मैं इनकी एक संक्षिप्त चर्चा करता हूं जिससे आपको समझने में आसानी होगी कि ये आखिरकार साइबर अपराध के किस प्रकार के सोर्सेज हैं। साइबर फिशिंग, तो फिश जैसे आप नाम से स्पष्ट है, फिश का अर्थ होता है मछली।
जिस प्रकार मछली पकड़ने के लिए कांटे में कुछ डाला जाता है और चारा खाने के लालच या धोखे में आकर मछली कांटे में फंस जाती है, उसी प्रकार फिशिंग भी हैकर्स द्वारा इंटरनेट पर नकली वेबसाइट या ईमेल के माध्यम से इंटरनेट यूजर के साथ की गई धोखेबाजी को कहते हैं। अर्थात उसके लिए एक तरीके से जाल बिछाया जाता है, जिस प्रकार मछली के लिए जाल बिछाया जाता है। हमें कई ऐसी नकली या वेबसाइट हमें मिलती है, ईमेल या आजकल लिंक भी मिलते हैं, जिसके माध्यम से हमें फंसाया जाता है, हमारे साथ चीटिंग की जाती है। इसे हम कहते हैं साइबर फिशिंग। इसकी एक जो और शब्दावली है साइबर स्टॉकिंग। ऑनलाइन माध्यम से की गई छेड़खानी को साइबर स्टॉकिंग कहा जाता है। जब ऑनलाइन माध्यम का प्रयोग करके किसी को परेशान करने के लिए ईमेल या मैसेज भेजा जाता है तो इसे हम साइबर स्टॉकिंग कहते हैं। तो आप अभी तक समझ चुके हैं कि साइबर फिशिंग और साइबर स्टॉकिंग क्या है। और पीडोफिलिया अर्थात बच्चों से आजकल जो सेक्स की प्रक्रिया है वो बढ़ती जा रही है इंटरनेट के माध्यम से, इसे हम पीडोफिलिया भी कहते हैं। इसे भी साइबर क्राइम की श्रेणी में रखा जाता है। तो अब तक हमने जाना अपराध, साइबर अपराध के बारे में, इसके कुछ सोर्सेज जाना, इसको परिभाषित रूप से समझा। अब हम चर्चा करते हैं साइबर अपराध की कैटेगरियाँ, क्या क्या श्रेणियाँ साइबर अपराध की हो सकती है। तो एक व्यक्ति हैं पवन दुग्गल जी, जो कि साइबर कानून के विशेषज्ञ माने जाते हैं। साइबर कानूनों के विशेषज्ञ और वरिष्ठ अधिवक्ता हैं। ये साइबर अपराध के इन्होंने मुख्यतः 3 प्रकार बताए जो निम्नलिखित हैं। पहला, व्यक्ति विशेष के विरुद्ध साइबर अपराध, जिसमें चाइल्ड पोर्नोग्राफी, वेबसाइट हैकिंग, कंप्यूटर में वायरस इत्यादि, क्योंकि ये किसी व्यक्ति के विरुद्ध किए जाते हैं। दूसरा, सरकार के विरुद्ध किए जाने वाले साइबर अपराध, अर्थात सरकारी वेबसाइट को हैक कर लेना, ऐसी खबरें काफ़ी सुनने में भी आती है। तीसरा, संपत्ति का नुकसान पहुंचाना किसी की, तो ये हो गया संपत्ति के विरुद्ध साइबर अपराध। तो ये 3 प्रकार की श्रेणियां हो गई, एक तो व्यक्ति विशेष के विरुद्ध, सरकार के विरुद्ध और संपत्ति के विरुद्ध। अब हम जानते हैं कि साइबर अपराध के कारण क्या हो सकते हैं, ऐसे कौन से कोजेज हैं जो साइबर क्राइम को मोटिवेटर के रूप में कार्य करते हैं। तो आसान पहुंच, क्योंकि इंटरनेट ने आपको पता है कि पूरी दुनिया को एक कमरे में लाके खड़ा कर दिया है, तो इसमें लोगों की निजी जीवन में पहुंचना और उनकी निजी जीवन की जो जानकारी है उसकी गोपनीयता को भंग करना बहुत आसान हो चुका है। इसलिए साइबर क्राइम आसानी से अंजाम दिया जा सकता है। दूसरा, कम जगह में अधिक तथ्यों को संकलित करने की क्षमता भी साइबर क्राइम को बढ़ावा देती है। इसके अतिरिक्त लापरवाही, हम हमारे कार्य में बहुत लापरवाही रखते हैं, इस वजह से भी साइबर क्राइम होने में बहुत अधिक आसानी होती है। इसके अतिरिक्त असंतुष्ट कर्मचारी होते हैं, कई बार किसी फर्म में जो कर्मचारी होते हैं वो सेटिस्फाइड नहीं होते हैं अपने काम से, तो वह खुद ही अपने जो कर्मचारी होते हैं उनके जो दस्तावेज होते हैं, उनकी जानकारियां होते हैं, उन्हें किसी दूसरे सोर्सेज को या विदेशों में उनकी जानकारियों को लीक कर देते हैं। यह भी एक साइबर अपराध का एक प्रमुख कारण है। हमारी इंटरनेट पर निर्भरता बहुत अत्यधिक बढ़ गई है। हमारा सारा कार्य इंटरनेट पर बेस हो गया है, तो उसमें कहीं ना कहीं हमारी महत्वपूर्ण जानकारियां छूट जाती है, क्योंकि हर व्यक्ति नेटवर्किंग में स्पेशलिस्ट नहीं होता, सिक्योरिटी में स्पेशलिस्ट नहीं होता, तो वो कुछ ऐसी जानकारियां जो उसको सुरक्षित रखनी चाहिए वो एक तरीके से ओपनली छोड़ देता है, जो साइबर अपराध के लिए मोटिवेटर का कार्य करता है। इसके अलावा जो डिजिटल रिवॉल्यूशन, जैसा मैंने शुरू में ही आपको बताया कि जिस प्रकार से डिजिटल क्रांति बढ़ रही है, डिजिटल निर्भरता बढ़ रही है, तो साइबर अपराध में भी वृद्धि बढ़ेगी ही। हमें इसके लिए उपाय खोजने होंगे निराकरण के। अब हम चर्चा करते हैं कि साइबर अपराध के तरीके क्या हो सकते, मेथड्स ऑफ साइबर क्राइम, कि किन किन तरीकों से साइबर अपराध किया जा सकता है। तो इसमें एक पहला हम लेते हैं स्पैम ईमेल। इसमें अनेक प्रकार के ईमेल होते हैं जो कंप्यूटर को नुकसान पहुंचाते हैं। दूसरा तरीका हो सकता है हैकिंग। इसके अंतर्गत किसी को भी निजी जानकारी को हैक करना तथा उपयोगकर्ता के नाम या पासवर्ड में हेराफेरी करना, यह हैकिंग के अंतर्गत आता है। साइबर फिशिंग हम जान चुके हैं
वायरस फैलाना, साइबर अपराधी कुछ ऐसे सॉफ्टवेयर आपके कंप्यूटर पर भेजते हैं जिसमें वायरस छिपे हो सकते हैं, और ऐसे वायरस हो सकते हैं जैसे टॉर्जन हॉर्स, लॉजिक हॉर्स, इसमें भी साइबर अपराध करने में मदद मिलती है। इसके अलावा सॉफ्टवेयर पायरेसी भी साइबर अपराध को बढ़ावा देती है। इसके अतिरिक्त फेक बैंक कॉल भी साइबर अपराध को बढ़ावा दे सकते हैं। हमारे पास कई प्रकार से बैंकों के कॉल आते हैं जो आपसे आपके कार्ड संबंधी जानकारी, OTP संबंधी जानकारी मांगती है। वर्तमान में सरकार इसके लिए काफ़ी कार्य कर रही है, कई प्रकार के ऐसे एडवर्टाइजमेंट कर रही है कि लोग अपनी निजी जानकारियां किसी के साथ भी शेयर ना करें। पर ये फेक बैंक कॉल भी साइबर क्राइम के लिए मोटिवेटर का कार्य करते हैं। इसके अतिरिक्त सोशल नेटवर्किंग साइटों पर अफवाह फैलाना, आपने देखा है कि कई बार कोई हिंसा होती है या मान लीजिए हिंदू मुस्लिम संबंधी कोई विवाद हुआ, कोई जातीय संबंधी विवाद हुआ, तो ये जो व्हाट्सएप जैसी सोशल नेटवर्किंग वेबसाइट, व्हाट्सएप, फेसबुक, ट्विटर, इन पर कई प्रकार की भ्रामक जानकारियां भी फैलाई जाती हैं। निश्चित रूप से इन पर कई सूचनाएं सटीक होती है, पर कुछ सूचनाएं कुछ व्यक्तियों द्वारा अफवाह फैलाया जाता है, जिससे देश में उन्माद की स्थिति फैल सकती है। इसे हम कई बार साइबर आतंकवाद की श्रेणी में भी, तो ये नया शब्द है कि साइबर आतंकवाद क्या है, तो जो सोशल नेटवर्किंग साइटों पर जो अफवाह फैलाई जाती है उसे हम साइबर टेररिज्म के अंतर्गत रख सकते हैं। इसके अतिरिक्त एक और तरीका हो सकता है साइबर बुलिंग, जैसे फेसबुक, इंस्टाग्राम आदि सोशल नेटवर्किंग साइट्स पर अशोभनीय कमेंट करना, इंटरनेट पर धमकी देना, किसी का इस स्तर तक मजाक बनाना कि वह तंग हो जाए, इसे साइबर बुलिंग कहते हैं। सामान्यतः महिला एवं बच्चे इसका शिकार होते हैं। अब हम चर्चा करते हैं साइबर अपराध से निपटने की दिशा में जो सरकारी प्रयास हुए हैं अभी तक, उनकी हम एक संक्षिप्त चर्चा कर लेते हैं। भारत में सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 पारित किया गया। आपको पता होना चाहिए सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम कब बना, तो आपका उत्तर होना चाहिए 2000, जिसके प्रावधानों के साथ साथ भारत के दंड संहिता, इंडियन पेनल कोड के प्रावधान भी सम्मिलित रूप से साइबर अपराधों से निपटने के लिए पर्याप्त है। सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 की धाराएं 43, 43A, 66, 66B, 66C, 66D, 66F, 70, 72, 72A, 74 हैकिंग और साइबर अपराधों से संबंधित है। आपको ये एक्ट भी पता होने चाहिए आपके लिए प्रतियोगी परीक्षाओं या विश्वविद्यालय परीक्षाओं में। यदि आप अपने उत्तर में इन एक्टों का भी उल्लेख करेंगे, जरूरी नहीं सभी एक्ट का उल्लेख करें, पर कुछ एक्ट आप याद रख सकते हैं कि ये सभी साइबर क्राइम से रिलेटेड है। सरकार द्वारा राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा नीति 2013 जारी की गई। ये भी आपको पता होना चाहिए कि राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा नीति किस वर्ष जारी की गई, तो आपका उत्तर होना चाहिए 2013, जिसके तहत सरकार ने अति संवेदनशील सूचनाओं के संरक्षण के लिए, जो भी सूचनाएं बहुत ज़्यादा संवेदनशील है उसमें भी अति, उनके लिए नेशनल क्रिटिकल इंफॉर्मेशन इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोटेक्शन सेंटर का गठन किया गया। मैं फिर से रिपीट करता हूँ, NCIIPC नेशनल क्रिटिकल इंफॉर्मेशन इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोटेक्शन सेंटर का गठन किया गया। इसके अंतर्गत 2 वर्ष से लेकर उम्र कैद तक अथवा जुर्माने का भी प्रावधान है। देश में साइबर अपराधों से समन्वित और प्रभावी तरीके से निपटने के लिए साइबर स्वच्छता केंद्र की भी स्थापना की गई। भारत सूचना साझा करने और साइबर सुरक्षा के संदर्भ में सर्वोत्तम कार्य प्रणाली अपनाने के लिए अमेरिका, चीन जैसे देशों के साथ समन्वय का कार्य करे। भारत अभी इतना विकसित नहीं है, तो वह विदेशी जो विकसित देश है उनकी मदद भी ले रहा है, जिसमें कोई बुराई नहीं है, और उनके समन्वय के साथ कार्य कर रहा है। अंतर एजेंसी समन्वय के लिए भारतीय अपराध समन्वय केंद्र, इंडियन साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर की भी स्थापना की गई है। अब एक कन्वेंशन है, बुडापेस्ट कन्वेंशन, जिस पर आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है और बेहद इंपॉर्टेंट है आपके लिए,
प्रतियोगी परीक्षाओं के साथ साथ विश्वविद्यालय परीक्षाओं के लिए भी कि बुडापेस्ट कन्वेंशन क्या है। तो बुडापेस्ट कन्वेंशन साइबर अपराध पर एक कन्वेंशन है जिसे साइबर अपराध पर बुडापेस्ट कन्वेंशन के नाम से जाना जाता है। यह यूरोप में है। साइबर अपराध को लेकर यूरोपीय परिषद की यह संधि बुडापेस्ट संधि पत्र के नाम से जानी जाती है। यह संधि साइबर अपराध के लिए व्यापक राष्ट्रीय कानून बनाने की दिशा में किसी भी देश के लिए मार्गदर्शिका हो सकती है। यह अपनी तरीके की पहली ऐसी संधि है जिसके अंतर्गत राष्ट्रीय कानूनों को सुव्यवस्थित करके, जांच पड़ताल की तकनीकों में सुधार करके तथा इस संबंध में विश्व के अन्य देशों के बीच सहयोग को बढ़ाने हेतु इंटरनेट और कंप्यूटर अपराधों पर रोक लगाने संबंधी मांग की गई। कन्वेंशन का अनुच्छेद 32B डेटा तक पहुंच की अनुमति देता है और इस प्रकार यह राष्ट्रीय संप्रभुता का उल्लंघन करता है। इसलिए भारत देश ने अभी तक इस पर हस्ताक्षर नहीं किए। तो यह आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। आपसे कोई पूछे बुडापेस्ट कन्वेंशन क्या है तो आपको इसकी जानकारी होनी अवश्य चाहिए। अब हम बढ़ते हैं अपने अंतिम बिंदु की तरफ इस टॉपिक के कि अब तक हमने जो भी पढ़ा उसका निष्कर्ष क्या निकाला हम लोगों ने, कि क्या साइबर अपराध है, हम कहाँ तक सफल हो पाए इससे निपटने में, क्या कमियां रह गई, क्या और इसमें इम्प्रूवमेंट किया जा सकता है। तो भारत इंटरनेट का तीसरा सबसे बड़ा उपयोगकर्ता देश है और हाल ही के वर्षों में साइबर अपराध कई गुना में वृद्धि हुई है। जैसे मैंने आपको बताया, जैसे जैसे डिजिटल क्रांति या डिजिटल युग बढ़ता जाएगा, साइबर अपराधों में भी बेहताशा वृद्धि होती जाएगी। साइबर सुरक्षा उपलब्ध कराने के लिए सरकार की ओर से कई कदम उठाए गए। कैशलेस अर्थव्यवस्था को अपनाने की दिशा में बढ़ने के कारण भारत में साइबर सुरक्षा सुनिश्चित करना आवश्यक है। डिजिटल भारत कार्यक्रम की सफलता काफ़ी हद तक साइबर सुरक्षा पर निर्भर करेगी। अतः भारत को इस क्षेत्र में तेज गति से कार्य करना होगा। वहीं दूसरी ओर सोशल मीडिया ने अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार को नया आयाम दिया है और आज प्रत्येक व्यक्ति बिना किसी डर के सोशल मीडिया के माध्यम से अपने विचार रख सकता है और उसे हजारों लोगों तक पहुंचा सकता है। परंतु सोशल मीडिया का सावधानी पूर्वक उपयोग ही हमें ऑनलाइन ठगी तथा साइबर अपराध के गंभीर खतरों से बचा सकता है। निश्चित रूप से यह एक ज्वलंत समस्या है जिसकी तरफ सरकार ने, हम ऐसा नहीं कह सकते क्योंकि ये एक नवीन समस्या है, तो सरकार ने इसके लिए कई कानून भी बनाए गए हैं और जनता को सचेत करने के लिए अनेक एडवर्टाइजमेंट प्रोग्राम भी डेवलप किए गए ताकि लोग ऐसी ठगी से बचे रहें। पर फिर भी अभी इसमें बहुत प्रयास करना बाकी है और हम उम्मीद करते हैं कि एक दिन संपूर्ण विश्व में ऐसा माहौल बनेगा जहां हमारे पास साइबर अपराध से निपटने के लिए कारगर कदम या कारगर उपाय होंगे। आप सभी का मुझे सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। शीघ्र ही मिलता हूं नए लेक्चर के साथ।